एयरलाइन कंपनियां तो टिकट बेच के, फूड बेच के, एडवर्टाइजमेंट से 2 पैसे कमा लेती है, लेकिन ये जो कंपनियां एयरपोर्ट संभालती है, ये पैसे कैसे कमाता है, कभी सोचा है? ये एयरपोर्ट की दुकानें, कैफे, लॉन्ज, इसका रेंट किसके पास आता है? इसकी सेल का पैसा कौन रखता है? देश के 2 बड़े एयरपोर्ट प्लेयर हैं, GMR और अडानी, पर दोनों के लिए नियम और कायदे अलग अलग हैं। क्यों? जहाँ 5 साल पहले अडानी के पास एक भी एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था, आज की रेट में इंडिया का 25% एयर ट्रैफिक वो अकेले हैंडल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अडानी की स्ट्रेटजी बाकी एयरपोर्ट संभालने वालों से एकदम अलग है। क्यों? क्या इस सेक्टर में भी अब डिओपोली आने वाली है? और क्या इस सेक्टर में भी अडानी आगे निकल के अपनी मोनोपोली बना लेगा? इंडिया में कितने एयरपोर्ट है, उसमें से कितने गवर्नमेंट संभालती है और कितने प्राइवेट प्लेयर? जब एयरपोर्ट को पहले सरकार चलाया करती थी, तो फिर इसको प्राइवेटाइज किया ही क्यों? ये प्राइवेटाइज करने से सरकार को फायदा हुआ है या नुकसान? ये जो एयरपोर्ट प्राइवेट हुए हैं, ये कमाते कैसे? ये एरो रेवेन्यू क्या होता है, नॉन एरो रेवेन्यू क्या होता है? जिस जमीन से 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हो सकती थी, उसको 100 रुपए एकड़ में क्यों दे दिया? ये सब बताएगा आपका भाई राहुल। तो अगर आप ट्रेवल करते हैं या करना चाहते हैं और एयरपोर्ट की गणित को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप मेरे जैसे बिजनेस और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और बिजनेस को समझना चाहते हैं, या इन्वेस्टर है, अलग अलग कंपनियों को समझ के उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, मेरा बहुत कुछ आता। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में एयरपोर्ट संभाले कैसे जाते हैं। इंडिया में सारे एयरपोर्ट का संचालन करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, जो कि सरकारी संस्था है और हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। इसका काम बड़ा सिंपल सा भैया, देश के नागरिकों को कनेक्टिविटी देना। जैसे रेलवे रेल चलाता है, बाकी कंपनियां बस चलाती है, ये थोड़े ज्यादा कनेक्टिविटी के लिए फ्लाइट चलाती है। इसका उद्देश्य मेन प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी देना। जैसे BSNL है, BSNL ये नहीं देखता कि यार इस एरिया में टावर लगा के क्या फायदा, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ तो प्रॉफिट ही नहीं, बोले यार इस लोगों को भी जोड़ना है, लगा देते हैं टावर। तो जैसे BSNL वहां काम करता है, वैसे जगह जगह एयरपोर्ट खोलती है और देश के लोगों को कनेक्ट करती है। आगे बात सुनने, कुछ एयरपोर्ट है जिन पे पैसे कमा लेती है, बहुत सारे एयरपोर्ट है जिस पे पैसे गवा देती है, लेकिन जैसे तैसे आपस में मैनेज करके, टैक्स करके पैसे से काम चला लेती है। अब बात आती है, जब सरकारी एयरपोर्ट चला रही है तो फिर इसको प्राइवेट क्यों किया? 1990 तक तो सब कुछ बढ़िया था भाई साहब, देश में गरीबी थी, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग ट्रेवल में करते भी नहीं थे, तो लिमिटेड एयरपोर्ट से काम चल गया। और उस समय तो एयरलाइन भी सरकार खुद चला रही थी। पर 1990 के बाद जब बाजार खुला और बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइन कंपनियां आई, तो बोले भैया आप तो एयरपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अब एयरपोर्ट बढ़ाने पर तो लगता है भैया बहुत सारा पैसा, मेंटेनेंस, और सरकार भरोसे छोड़ दिया तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा, सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, PPP मॉडल पे आ जाते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या करेंगे, जमीन हम दे देंगे इनको और जमीन के बदले ये उस एयरपोर्ट को बना देंगे, ऑपरेट कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे और हमको उसमें से कुछ शेयर दे देंगे। तो ये भी खुश, हम भी खुश, हमारे एयरपोर्ट भी बन जाएंगे, चलाने वाले भी मिल जाएंगे और बैठे बैठे पैसा भी आ जाएगा। 2003 में इस मॉडल पे सोचा और 2003 के बाद से एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करना चालू किया। अब मेरे भाई लोगों, मुझे प्यार से एक सवाल का जवाब दो कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो कौन से एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करे? उसके पास तो लॉस मेकिंग वाले भी हैं, प्रॉफिट वाले भी हैं। तो लॉस वालों को दे दे प्राइवेट को या प्रॉफिट वालों को दे? किसको देना चाहिए? हाँ, आपने जो भी बोला हो, सरकार ने प्रॉफिट वालों को दिया। भाई सरकार प्राइवेटाइज कर रही है कि ये एयरपोर्ट को आज से प्राइवेट किया जाता है, अब कोई प्राइवेट प्लेयर ही तो आएगा उसमें। प्राइवेट प्लेयर के सर पे ऐसे मूर्ख तो लिखा है नहीं कि मैं लॉस वाले लूंगा, दो प्रॉफिट ही लेगा, तो प्रॉफिट वाले ही बैठे पहले साहब। 2005 में दिल्ली एयरपोर्ट गया GMR को, मुंबई एयरपोर्ट गया GVK ग्रुप को। फिर 2008 में हैदराबाद एयरपोर्ट गया GMR को, बैंगलोर एयरपोर्ट गया फेयरफैक्स को, और फिर उसके साथ बाद में GMR ग्रुप ने नागपुर ले लिया, बिदार ले लिया, नॉर्थ गोवा ले लिया, और अभी विशाखापट्टनम में एक और बना रहे हैं। ये जब ये एयरपोर्ट दिया जाता है तो 30 साल का एग्रीमेंट किया जाता है और 30 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो, यानी लगभग 50 से 60 साल के लिए दे दिया। इसमें होता है भैया रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट कि भैया ऐसा है, जो भी तुम रेवेन्यू कमाओगे उसका कुछ हिस्सा हमको दोगे, हम तुम्हें जमीन दे रहे, एयरपोर्ट दे रहे, हम तुम्हें बना बना एयरपोर्ट दे रहे हैं ना चलाने के लिए, तो भैया तुम एयरपोर्ट चलाओ, हमें पैसा दो। तो और वो देखने से पहले एक बार मैं आपको बीच में बता देता हूँ कि ये जो एयरपोर्ट ले रहे हैं ये कमा कैसे रहे हैं। तो भैया एयरपोर्ट ऑपरेटर के होते हैं 3 इनकम, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली होती है एरो इनकम, जो कि एरोप्लेन से रिलेटेड है। तो एयरपोर्ट ऑपरेटर कैसे कमाएगा? फ्लाइट की लैंडिंग फीस लेता है, उससे कमाता है, पार्किंग फीस लेता है, उससे कमाता है, टर्मिनल के चार्ज लेता है, उससे कमाता है, ये जो एरो ब्रिज चार्ज इसके चार्ज लेता है, उससे कमाता है, यूजर डेवलपमेंट फीस के नाम पे एक चार्ज लेता है। तो ये सारे चार्ज ये एयरलाइन से लेता है और एयरलाइन टिकट के रूप में हमसे ले लेती है। अब ये एरो रेवेन्यू, क्योंकि भाई साहब इससे महंगाई सस्ताई तय होती है, तो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व रहती है और इसको रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितनी फीस ली जाएगी। यहाँ एयरपोर्ट ऑपरेटर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। एक अथॉरिटी है, बाकायदा असेसमेंट करती है, चेक करती है, खर्चे के हिसाब से एक रेट देती है कि तुम इतना रुपया ले सकते हो, यानी ये रेवेन्यू सरकार के हाथ में है।
कितना देना कितना नहीं देना। सेकंड रेवेन्यू आता है जोरदार वाला, जिससे आजकल बहुत ज्यादा कमाइयां होती है, वो है एयरपोर्ट पे जितनी भी रिटेल की दुकानें हैं वो, एयरपोर्ट पे जितने भी कैफे हैं वो, जितने भी लॉन्ज हैं वो, ड्यूटी फ्री की शॉप है। तो कुछ एयरपोर्ट ऑपरेटर इन दुकानों को खुद ही चलाते हैं, रेवेन्यू रखते हैं, कुछ लोग किराए पे दे देते हैं, उससे किराया ले लेते हैं, पर ये जो भी कमाई होती है वो एयरपोर्ट ऑपरेटर की होती है और नॉन एरो रेवेन्यू होती है, और इसलिए इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ये अब चाहे 20 रुपए की देंगे या 200 रुपए की, एयरपोर्ट ऑपरेटर देखेगा। किराया 50,000 लेना है कि 5 लाख, एयरपोर्ट ऑपरेटर देखेगा। अच्छा, उस समय एयरपोर्ट पे जितनी भी एडवर्टाइजिंग आप देखते हो उसका पैसा ऑपरेटर का होता है, कार पार्किंग का जितना पैसा होता है वो ऑपरेटर का होता है, और इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ऑपरेटर अपने हिसाब से रखता है। तीसरा रेवेन्यू होता है जो बहुत जोरदार है, आपने कभी सोचा नहीं होगा, ये भी रेवेन्यू होता है, मैंने खुद ने रिसर्च के टाइम देखा। जब सरकार एयरपोर्ट देती है, सिर्फ एयरपोर्ट नहीं देती, एयरपोर्ट के आसपास की बहुत सारी जमीन भी देती है, और एयरपोर्ट ऑपरेटर को अधिकार होता है कि 50-60 साल की लीज पे मुझे मिला है तो मैं इसको एरिया को डेवलप कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट खोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग ला सकता हूँ, मैं यहाँ पे होटल खोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे मॉल खोल सकता हूँ, और यहाँ मोटी कमाई होती है। आप एग्जाम्पल ऐसा मानो कि भैया दिल्ली एयरपोर्ट के बगल में जो एरो सिटी है वो दिल्ली एयरपोर्ट का जो GMR ग्रुप है ना उनके पास है, उनकी डेवलप की हुई है, तो वो जो इनकम है वो एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास आ रही है। ये जो दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास की जमीन है ये लगभग है 4,799 एकड़ की जमीन है। इसकी CAG ने ऑडिट की थी तो कहा था इसकी टोटल वैल्यू अगर सरकार खुद काम में ले तो 1,63,000 करोड़ रुपए इससे कमा सकती है, पर यह जमीन 100 रुपए एकड़ के भाव में एयरपोर्ट ऑपरेटर को दी गई थी, ये CAG की रिपोर्ट में। वैसे इसके लिए ओवरऑल जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट एक बार किया था वो 2450 करोड़ रुपए किया था, लेकिन 1,73,000 करोड़ की जमीन है। आप देख लीजिए एयरपोर्ट के हाथ में, तो एयरपोर्ट जिसके पास भी एयरपोर्ट आएगा उस पास आसपास की जमीन भी आएगी और यहाँ से भी कमाएगा, और इस पे भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है, वो गवर्नमेंट सिर्फ एरो रेवेन्यू पे है, ना नॉन एरो पे है, ना इस पे। आप समझते हैं ये सेक्टर धीरे धीरे कैसे मोनोपोली की तरफ आगे बढ़ रहा है, और अब कराते हैं अडानी ग्रुप की एंट्री। अडानी ग्रुप की एंट्री करने से पहले एक बात सुन लो, तो भैया अगर आपके भी मन में है बिजनेसमैन बनने की, या ऑलरेडी आप एक बिजनेसमैन हो और बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो एक मस्त टिप देता हूं, मजा आ जाएगा, पूरा वीडियो वसूल हो जाएगा। देखो, बड़े से बड़ा बिजनेस बनता है उसके कस्टमर के पीछे। मार्केटिंग के दम पे आप कस्टमर को अट्रैक्ट करके अपने पास लाते हो और सेल के दम पे आप उसको बेच देते हो, लेकिन ये मार्केटिंग 365 दिन चलती रहनी चाहिए, और जो 365 दिन कस्टमर आए हैं उनका कन्वर्जन भी 365 दिन होना चाहिए। एक एक लीड ट्रैक होनी चाहिए, कॉल हुआ कि नहीं, मीटिंग हुई कि नहीं, बात हुई कि नहीं, कहां तक पहुंची, क्या कन्वर्ट किया, और जो एक बार प्रोडक्ट ले ले उसको दोबारा 4 बार बेचना भी जरूरी है, तभी सेल बढ़ेगी, तभी कंपनी आगे होगी। और ये सारा काम अगर आप सोचो मैं अकेले कर लूंगा या मैनुअली कर लूंगा या हम 4 लोग मिलकर कर लेंगे, भैया असंभव है। इन सब के लिए आपको लगेगा एक CRM सॉफ्टवेयर, जिसका काम है सारी लीड को एक जगह इकट्ठी करना, जहां से भी आई हो उसको एक जगह इकट्ठी करेगा, उसको ट्रैक करेगा, फॉलोअप करेगा और कन्वर्ट करने में आपकी और आपके टीम की मदद करेगा। और इन्हीं सभी चीजों के लिए मैं आपको बेस्ट CRM सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता हूं, वो है Odoo, जो कि आपकी अकाउंटिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सब कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ CRM की बात करूंगा। CRM क्या करता है? Odoo का CRM एक तो इजी टू यूज, जरूरी नहीं आप बहुत टेक्निकल बंदे हो, आम आदमी भी काम में ले सकता है। कस्टमर सेंट्रिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहां से उठाया यहां डाला, यहां से उठाया यहां डाला। आप पूरी सेल्स प्रोसेस ट्रैक कर सकते हो, अपने सेल्स टीम को लीड बांट सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। लीड के बेसिस पे ऑटोमेटिक प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है कि ये लीड है ना 90% चांस है कन्वर्ट होने के, और इस पे तो 20 ही है, 90 वाली पे ध्यान दो। तो आपको किस लीड पे ज्यादा ध्यान देना है Odoo ही बता देगा। फिर उस लीड से रिलेटेड 4 इन्फॉर्मेशन और भी कस्टमर पे है कि ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी Odoo बता देगा, ताकि आपकी सेल बेटर हो सके। कॉल, मेल, मीटिंग, जूम, ये सारी चीजें आप उसी पे शेड्यूल कर सकते हो, कोटेशन बना के भेज सकते हो, यानी लीड का आना, कन्वर्ट होना और मेंटेन होना सब एक जगह हो जाएगा। और आपके बिजनेस में क्या हुआ, अच्छा बुरा, उसकी रिपोर्ट मिनटों में जनरेट हो जाएगी, ताकि आपने आज तक क्या किया उसको देख के आगे क्या करना है उसका डिसीजन ले लोगे। तो अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हो तो भैया इस ऐप को जरूर कंसिडर करना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलते हमारे मेन वीडियो की तरफ। भैया अडानी ग्रुप की क्या एंट्री हुई, कैसे सब कुछ बदल गया। 2019 तक के मार्केट में एयरपोर्ट के 3 बड़े प्लेयर थे। सबसे बड़ा प्लेयर GMR था, मैंने बात की, 5 एयरपोर्ट उसके हैं, 6ठा बना रहा है। फिर सेकंड था GVK ग्रुप, जिसके पास मुंबई और नवी मुंबई दोनों थे, और फिर एक था फेयरफैक्स, जिसके पास एक ही एयरपोर्ट है पर बैंगलोर एयरपोर्ट है, तो काफी बड़ा हिस्सा कैटर करता है। पुराने प्लेयर जो भी थे ना, ये सब शिकायत करते थे कि बोले भाई साहब ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में मजा नहीं आ रहा है यार। जैसे मान लो दिल्ली वाले GMR बोलेंगे भाई साहब 100 रुपए हमारे पास कमाई होती है, 46 रुपए तो सरकार ले जाती है, अब 54 रुपए हमारे पास बचते हैं, 54 रुपए में सारी सैलरी, तनख्वाह, मेंटेनेंस, ब्याज बट्टे सब देखने, हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, ये मॉडल कुछ जमा नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे रो मत, परेशान मत हो, दुख मत पाओ, हमें ना मॉडल ही चेंज कर देते हैं। तो अब जो भी नए एयरपोर्ट आएंगे
मॉडल ही चेंज कर देंगे, हमने तुम्हें एयरपोर्ट दे दिया पर पैसेंजर के हिसाब से हमें तो एक अमाउंट दे दिया करो, फिर तुम क्या कमाओ, तुम्हारी कमाई तुम जानो, तुम्हारा प्रॉफिट तुम जानो, हमको रेवेन्यू शेयर चाहिए। इसी इंटेंशन और इसी मॉडल के साथ 2019 में कहा लो जी 6 एयरपोर्ट, पुराने वो तो एग्रीमेंट हो गए, उसमें तो कुछ होगा नहीं, नए एक में ध्यान दे लेंगे। तो नए 6 एयरपोर्ट आए प्राइवेटाइजेशन के लिए, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर और गुवाहाटी, ये 6 एयरपोर्ट आए। और कहा भाई जितने भी एयरपोर्ट, जिसको एयरपोर्ट चाहिए बिड कर दो, पर यूजर हमें तो एक पैसा बोल दो। तो भाई साहब उस यूजर में सबसे ज्यादा बिड लगाई अडानी ग्रुप ने, और एक नहीं, दो नहीं, 6 के 6 एयरपोर्ट चले गए अडानी ग्रुप के पास, और एकदम फेयर बिडिंग। क्यों? क्योंकि जिसके इन्होंने 70, 80, 100 रुपए के दिए, इन्होंने उसके 150 रुपए, 177 रुपए तक ऑफर कर दिए। तो भैया जिसने पर जो ज्यादा दिया वो जीत गया, ओपन प्रोसेस था। तो 6 एयरपोर्ट तो गए अडानी जी के पास। अब एक याद करो, एक प्लेयर था GVK, जिसके पास मुंबई एयरपोर्ट भी था, नवी मुंबई भी, राइड भी उसके पास थे। वो धीरे धीरे कर्जों में फंस गया, उस पर कर्ज का प्रेशर आने लग गया, कर्ज कैसे लौटाए, फिर उस पर ED VD की रेड भी हो गई। तो अडानी ग्रुप ने कहा क्यों परेशान हो रहा है, क्यों दुख पा रहा है, मुझे दे दे। तो उन्होंने खरीद लिया, तो मुंबई नवी मुंबई दोनों आ गया। तो टोटल 8 एयरपोर्ट हो गए साहब इनके पास। अब वो जो कैसे क्या लिया वो एक अलग कहानी है, वो कभी किसी और वीडियो में। ये होती है किस्मत। आपका मन करा किसी चीज लेने का, सामने वाला उसी समय कर्जे में, उसी समय रेड, उसी समय दिक्कत, आपको मौका मिल गया, आपने खरीद लिया, हो गए 8 एयरपोर्ट। अब आगे चलते हैं। तो यानी 2019 के पहले एयरपोर्ट कुछ नहीं, 2019 में आ गए 6 और 21 तक ये मुंबई वाले भी 2 आ गए, यानी आज की डेट में 8 एयरपोर्ट हो गए। 5 साल में इंडिया के सबसे बड़े ऑपरेटर बन गए। 33% एयर कार्गो ये हैंडल करते हैं, 25% आदमी का ट्रैफिक ये हैंडल करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब एक बात बताओ, जब सब जने मान लो 70 से 100 रुपए के बीच में पे कर रहे थे, तो ये 125 से 150, 175 तक क्यों पे किया इन्होंने 1.5 पैसा क्यों पे किया अडानी ग्रुप ने? तो उसका भी आंसर है, बहुत सारे कारण है। पहला कारण, पुराने मॉडल में क्या था, तुम जितनी कमाई करते जाओगे तुम्हारा को गवर्नमेंट को शेयर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम आज 100 करोड़ कमाओगे तो 46 देना पड़ेगा, और तुम 1000 करोड़ कमाओगे तो 460 करोड़ देना पड़ेगा। तो तुम्हारी कितनी बढ़ जाए गवर्नमेंट का हिस्सा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे तुमने सरकार को एक प्राइस देके छोड़ दिया। अब तुम 100 रुपए कमाओगे तो भी 20 रुपए देने, 200 कमाओगे तो भी 20 देने, 500 कमाओ तो भी 20 देने फ्री। तो यहाँ पे कितना भी बढ़ेगा तो उसको सरकार लिमिटेड है और अपने को बेनिफिट जाता। तो इस मॉडल में उनको फायदा मिला, इसलिए वो आए। सेकंड चीज, उन्होंने आते ही बिजनेस मॉडल चेंज किया। अडानी एयरपोर्ट में प्रोसेस चालू हो चुकी है, कई जगह हो चुका है, कई जगह आने वाले 6-12 महीनों में देखोगे। अडानी ग्रुप किराया नहीं चाहिए दुकानों का, दुकानें मैं ही चलाऊंगा। लॉन्च चलाने वाली कंपनियों को तो कई को टाटा बाय बाय कर दिया कि लॉन्च अब मैं ही चला लूंगा। ड्यूटी फ्री का क्या चलाना है, ड्यूटी फ्री मैं ही चला लूंगा। तो जो रेंट वाला मॉडल था, अब वो रेंट वाले मॉडल की जगह खुद चलाने वाले मॉडल पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप एयरपोर्ट जाते रहते हैं आपको एक कार्ड दिखती होगी, कोको कार्ट, वो अडानी का ही वेंचर है। तो कई ऐसे ब्रांड है जो आपको एयरपोर्ट देख रहे हैं कि नई नई कंपनियां हैं, नई नई कंपनियां नहीं, वो अडानी ग्रुप खुद के ब्रांड में कंपनियां लॉन्च कर रहा है और एयरपोर्ट पे चला रहा है। तो वहां से उनका रेवेन्यू बढ़ गया। अच्छा, रेवेन्यू वहां से बढ़ रहा है पर सरकार को देना नहीं है, क्योंकि वो सरकार को तो फिक्स ही देना है। प्लस जहां जहां इन्होंने एयरपोर्ट लिए, मोस्टली एयरपोर्ट के आसपास कार्गो वाली जगह भी है इनके पास। वैसे भी सी वाले पोर्ट तो इनके पास ही है, अब एयरपोर्ट भी आ गया। कार्गो वाला जो बिजनेस है उसमें भी इनको बेनिफिट मिलता है। प्लस ही इज ऑल्सो अग्रेसिव कि जितने एयरपोर्ट मिले हैं तो इस आसपास की जमीन भी है भैया, इस पे मॉल भी बनेंगे, इस पे होटल भी बनेंगे, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अब आप सोचो, जब सिर्फ 8 एयरपोर्ट के साथ इंडिया का 33% कार्गो अगर ये हैंडल कर रहे हैं, इनके पास 15, 16, 20 एयरपोर्ट आ गए तो कहां तक जाएगी बात। तो कुल मिला के अगर आप गौर से देखें तो प्राइवेट एयरपोर्ट में भैया 8 इनके पास है और GMR के पास 5 + 1 6 हो गए। मतलब कुल मिला के 17-18 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज है, उसमें से 14 दो के पास है। ड्यूओपोली तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गई और अब ये शायद मोनोपोली की तरफ आगे बढ़ रही है। कैसे, वो सुनो भाई। GMR है पुराना प्लेयर, उसके पास जितने भी एयरपोर्ट है पुराने मॉडल पे है, वो रेवेन्यू शेयरिंग पे है, उसके पास एक भी परफिक्स वाला है ही नहीं। GMR पुराना है तो उसको तो रेवेन्यू शेयरिंग देनी है, तो कितना भी बढ़ा लेगा, वो गवर्नमेंट का शेयर बढ़ेगा, उसकी जेब में मोटा प्रॉफिट एक बार में आएगा ही नहीं। इसलिए वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। प्लस इतने टाइम से ऑपरेट कर रहा है, इतने एयरपोर्ट उन्होंने हाथ से बनाए, तो भैया उनपे कर्जा बहुत ज्यादा है। 2025 तक लगभग 31,000 करोड़ का कर्जा था। उनका सबसे बड़ा खर्चा ही ब्याज है, वो इनकम का 25% लगभग ब्याज बांट देते हैं। तो वो कह रहे हैं भैया ये लोन बहुत ज्यादा हो गया, कल को ऐसा ना हो कि नए एयरपोर्ट लेने के चक्कर में और लोन बढ़ जाए, फिर हमको भी अडानी जी ले ले। तो अब लोन नहीं ले रहे और ना नया एयरपोर्ट ले रहे। सरकार 11 नए एयरपोर्ट लेके आ रही है कि हम 11 नए एयरपोर्ट और प्राइवेटाइज करेंगे। GMR ग्रुप करा, हमको चाहिए भाई, हमारा ये जो है ना, हम इसी को प्रॉफिट कर लें तो ही बहुत है, हम नए में नहीं जा रहे, क्योंकि कर्जा बढ़ेगा तो कोई हमें ले लेगा। क्योंकि अभी भी वो GMR ग्रुप प्रॉफिट में नहीं। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट लिया जिसमें साल में 8 करोड़ कस्टमर आते हैं, सब कुछ ठीक है, पर अभी प्रॉफिटेबिलिटी आई नहीं है क्योंकि उतना ही लगभग खर्चा हुआ है। गवर्नमेंट 11 एयरपोर्ट लेके आ रही है। अडानी ग्रुप का मन है कि यार मैं तो बिड करूंगा, दूसरा बड़ा प्लेयर है GMR कह रहा है मैं तो नहीं करूंगा। तो अगर अडानी ग्रुप ये 11 के 11 भी ले गया अब की बार, तो फिर देखो ये तो जो ड्यूओपोली थी मोनोपोली में बदल जाएगी। अब यात्री के लिए बाकी जो चीजें हैं, टिकट का प्राइस, फ्लाइट का प्राइस, ये तो चलो सरकार कंट्रोल करके मैनेज कर लेगी। लेकिन आप कॉफी कितने की भी होगे, चाय कितने की भी होगे,
आपकी पार्किंग के कितने रुपए दोगे। अब ये एयरपोर्ट ऑपरेटर वहां से प्रॉफिट निकालेंगे। एआई की तो कमाई हो रही है, घर बैठ के पैसा आ रहा है, ऑपरेटर की भी कमाई हो रही है, यूजर का क्या होगा, सवाल ये है। अब एक बार बात करते हैं कि एआई ने जो डिसीजन लिया ये सही था कि गलत। जो एयरपोर्ट इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया वो तो मैंने देख लिया, जो नहीं किए, जो खुद चला रहे हैं उनकी हालत देखते हैं। इस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 121 एयरपोर्ट चला रही है, उसमें से 80 लॉस में, यानी लगभग 70%। इन्होंने टोटल पिछले 10 साल में 10,000 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसकी भरपाई टैक्स पेयर के पैसों से हुई है। 22 एयरपोर्ट तो इतने बुरी स्थिति में थे कि ऑपरेशन ही बंद हो गया। अगर प्राइवेट ऑपरेटर से कंपेयर करें तो भैया वहां से तो इनकी कमाई आ रही है। जो पुराना मॉडल है वहां पे रेवेन्यू शेयर दे रहा है, नया मॉडल पर पैसेंजर दे रहा है, तो बल्कि इनकी कमाई का, इन्होंने टोटल 15-20 एयरपोर्ट प्राइवेट किए हैं और कमाई का 33% इस 20 एयरपोर्ट से आ रहा है। और इतने एयरपोर्ट संभाल के 67 रुपए कमा पा रहे हैं, आप सोचिए। प्राइवेट एयरपोर्ट से अगर कंपेयर करोगे तो भाई साहब सस्ता है, लेकिन भैया सुविधाएं भी कम है, फैसिलिटी भी कम है। सरकारी मामला आपको देखने को मिलेगा, वही प्राइवेट अस्पताल वर्सेस सरकारी अस्पताल वाली बात है। जो एयरपोर्ट एएआई संभालती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो पर यूजर 117 रुपए कमाती है, और जिस एयरपोर्ट को प्राइवेट संभालते हैं वो पर यूजर 387 रुपए कमाते हैं, यानी 3 गुना। यानी एफिशिएंसी तो है ही नहीं। तो सवाल ये आता है कि भाई साहब जब अपने इतने से एयरपोर्ट देख के अगर इनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या इनको बाकी एयरपोर्ट में से चल भी नहीं रहे, सुविधा भी नहीं है, तो क्या इन सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? तो क्या लगता है एआई अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में इसको प्राइवेटाइज करके प्रॉफिट में आए, या एआई लॉस में चलती रहे पर जनता को सस्ती और ठीक ठाक सुविधाएं देती रहे? आपका क्या मन है कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, बिजनेसमैन भाई, ओडू वाला लिंक चेकआउट करना मत भूलना।